समझ में नहीं आता कि पैदल चलने वाले हादसात से कैसे बचते हैं। बस बच ही जाते हैं, वो हंस कर बोला। मकामी इन चीज़ों के आदी हैं, बाहर से आने वाले 2-4 दिनों में सब सीख जाते हैं। तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि यहाँ ट्रैफिक के हादसात की शरह बहुत कम है। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, फिर कहने लगा, पहले मैं भी कराची की भीड़ भाड़ देखकर बहुत हैरान होता था। अब लाहौर उसका मुकाबला कर रहा है। मालूम होता है कि तुम बहुत अरसे से लाहौर नहीं गए, कराची ही में पले बड़े हो। इसके आखिरी तबसरे पर मुझे अपने दिल में कसक से महसूस हुई। वो मेरी जाए पैदाइश को मेरे लिए अजनबी करार दे रहा था। लाहौर मेरा आबाई शहर था, मगर इस शहर से मेरे माजी की बहुत सी तल्ख यादें वाबस्ता थी। मैं इसी शहर में घर से बेघर और यतीम हुआ था। अपने मोरूसी शहर की ज़मीन तंग हो जाने के बाद मैंने इसे खैर बात कहा था। इसमें मेरी मर्जी का कोई दखल नहीं था। मैं काफ़ी दिनों से लाहौर नहीं गया। मैंने उसके साथ मिलकर अपने दिल का गुबार हल्का करने के बजाय मुख्तसर सा जवाब दिया। असल से जिक्र शहर खूबात छिड़ जाता तो बात बहुत लंबी हो सकती थी, जबकि मैं इस वक्त हर जज्बाती उबाल से अलग थलग रह कर अपनी सारी तवज्जो डान बर्नार्ड के मामले पर मरकूज रखना चाहता था। सूरज मगरिब की तरफ से ढलता जा रहा था। शहर की ऊंची नीची इमारतों के अक्कम में सुर्खी कैरी होती जा रही थी। शहर के गुंजान वस्ती इलाके में हमारे सफ़र की रफ्तार बहुत सुस्त रही। इस हजूम से निकलने के बाद टैक्सी की रफ्तार तेज होगी। मंजिल पर पहुंचने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे होटल से सेलर बार का फासला इतना नहीं था जितना वक्त सर्फ हुआ था। हम ट्रैफिक की भीड़ भाड़ में न फंसते होते तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में वहाँ पहुँच सकते थे। असल ने टैक्सी कुछ दूर रुकवा ली, मगर मैं वहाँ से बड़े बड़े रोशन हरूफ में सेलर्स बार का रंग बदलता हुआ नेवन साइन देख रहा था। वो शहर का खासा कदीम और पसमानदा इलाका था। बेशतर मकानात साल खोर्दा थे, लेकिन इनके दरमियान कहीं कहीं कई मंजिला शानदार मकानात भी नजर आ रहे थे। हवा में रची हुई मखसूस सैलन से अंदाजा हो रहा था कि बंदरगाह वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। मकानों के दरमियान इक्का दुक्का दुकानें और होटल भी मौजूद थे। इन्हीं में सेलर बार भी शामिल था। इन दुकानों वगैरह ने बाजार की सूरत इख्तियार नहीं की थी। अलबत्ता एक बात बहुत नुमाया थी कि रहायशी मकानात के मुकाबले में हर तिजारती ठिकाना बहुत रोशन और पुरकशिश नजर आ रहा था। दुकानों की बैरूनी आराइश और ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए मकामी अंदाज के साथ शोख रंग इस्तेमाल किए गए थे। सूरज रास्ते ही में गरूब हो गया था। स्ट्रीट लैंप्स रोशन हो चुके थे। अंधेरे की गहरी होती हुई चादर में दूर तक रोशन घर नुमाया थे। चलो अब हम कुछ दूर पैदल चलेंगे, उसने टैक्सी ड्राइवर को निमटाने के बाद कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि डान ने शहर के मरकज से इतनी दूर आकर बार क्यों खोला है। मैंने उसके साथ आगे बढ़ते हुए अपनी उलझन का इजहार किया। इसके कारोबार के लिए ये इलाका खासा जरखेज है। ये देख रहे हो, उसने फुटपाथों पर चलते हुए नौजवान और मुआम्मर मर्दोजन की तरफ इशारा करते हुए कहा। इनमें से बेशतर इसके मुस्तकिल का हक होंगे। गोदी से आने वालों के लिए भी सेलर्स बार सांस लेने का अकलौता ठिकाना है। टान के मुकाबले में आज तक कोई शख्स कई किलोमीटर दूर तक कोई बार खोलने की हिम्मत नहीं कर सका। हैरत है कि थाई मुआशरा एक मुर्दा घोड़े का इतना एहतराम करता है। वो बेसाख्ता हंस पड़ा, फिर बोला, यह एहतराम से ज्यादा रवायत की बात है। डान का ये बार इस वक्त से कायम है जब हर तरफ इसके नाम का डंका बजता था। बाद में वो सिमट कर इसी एक ठिकाने तक महदूद होकर रह गया। इससे मैंने डान के बारे में जो कुछ सुना उसकी रोशनी में ये बात वसूख से कही जा सकती थी कि वो कुछ भी हो सकता था, मगर बेवकूफ हरगिज नहीं था। उसने कुछ न कुछ सोच समझकर बंदरगाह से आने वाले रास्ते पर अपना ठिकाना बनाया था। वो इसके अरूज का जमाना रहा होगा। वो चाहता तो सेलर्स बार के लिए शहर के कल्ब में कोई जगह ले सकता था, लेकिन वो शायद इसके लिए मौसू साबित न होती। इस अलग थलग इलाके में वो शहरी इंतजामिया की नजरों से दूर रहकर स्मगलिंग और चोरी के माल की खरीदो फरोख्त से लेकर नवादरात के हेर फेर तक हर काम इत्मीनान से सर अंजाम दे सकता था। कोई इधर का रुख करता तो उसके कारिंदे दूर ही से उस नापसंदीदा शख्स को ताड़ कर डान को पर वक्त होशियार कर सकते थे। ये उसके मुकद्दर की बात थी कि जवाल की राह इख्तियार कर लेने के बाद भी वो वहीं फंसा हुआ था। सुनो, चलते चलते मैंने एक फौरी ख्याल के तहत असद को टोका। हम बार में आम ग्राहकों की तरह दाखिल होंगे तो तुम थोड़ी बहुत तो पी लेते हो ना? पहले नहीं पीता था, बाल बच्चों से दूरी की वजह से मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। किसी दोस्त के मशवरे पर पीनी शुरू करती। बस ये काफ़ी है, मैंने उसकी बात काट कर कहा। तुम स्कॉच लोगे? मैं फ्रेश लेमन। ये क्या बात हुई? उसने चौंक कर पूछा। तुम फ्रेश लेमन क्यों पियोगे? मुझे मैदे की एक बीमारी लाहक है। मैंने उसे बहुत संजीदगी से बताया। अल्कोहल की एक बूंद भी मेरे लिए जहर साबित हो सकती है। वो तफहीमी अंदाज में अपना सर हिला कर रह गया। वो शाम के इब्तदाई लम्हात थे, फिर भी बार के सामने फुटपाथ के किनारे 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी। पकौड़ा जैसी ढलवानी छत वाले मुख्तसर से दाखिली बरामदे में कदम रखते ही वजनी चौबी फ्रेम वाले शीशे के दरवाजे से मैंने एक नजर अंदर डाली और फिर दरवाजा खोलकर बार में दाखिल हो गया। बाहर की आराइश के मुकाबले में अंदर से बार बहुत खूबसूरत था। मेजों के गिर्द बेद की बनी हुई हल्की और आरामदेह कुर्सियां,
करीने से सजी हुई थी। नीले कपड़ों में मलबूस एक सुबक अंदाम और खुशरू लड़की मेजों और कुर्सियों की मजीद देखभाल में मसरूफ थी। नीची छत के साथ जा बजा ऐसी छोटी छोटी आराइशी अशिया चल रही थी जो शायद मकामी तहजीब के बाज पहलुओं की अक्कासी करती थी। अकबी हिस्से में लकड़ी का मुनक्कश बार काउंटर नीम दायरे की सूरत में फैला हुआ था। चौड़ी सतह वाले काउंटर के सामने कई ऊंचे स्टूल रखे हुए थे। काउंटर के पीछे का हिस्सा मुख्तसर से हाल के मुकाबले में ज्यादा रोशन था, जहां भांत भांत की शराबों की बोतलें सजी या लटकी हुई थी। वहां दो लड़कियां शीशे के गिलासों और पैमानों को कपड़े से रगड़ रगड़ कर चमकाने में मसरूफ थी। मैंने इन जुज़ियात से पहले यह देख लिया था कि बाहर की सिर्फ 2 मेजें आबाद थी, जिन पर कुल 5 नौजवान नजर आ रहे थे, जिनमें 2 लड़कियां थीं जो एक दूसरे से कदरे फासले पर लगी हुई मेजों पर बैठी हुई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो 2 अलग अलग टोलियां थी जो जालिम समाज के चुंगल से बचकर डान के गोशा या आफियत में आई हुई थी। काउंटर के इंतहाई अकबी दाहिने सिरे पर खतरनाक सूरत वाला एक तनोमंद और दराज कामत शख्स ऊंची कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। बार का दरवाजा खुलने पर बजने वाली मुतरन्नम घंटियों की हल्की सी आवाज पर उस शख्स ने इत्मीनान से गर्दन घुमाकर गहरी नजरों से हमारी तरफ देखा था, फिर बेफिक्र होकर दोबारा अपने सामने रखे हुए छोटे से टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया, जिसके स्क्रीन पर होने वाली वहशियाना कुश्ती हमें कई लम्हों बाद नजर आ सकी थी। हमारे काउंटर पर पहुंचते ही एक वर्दी पोश लड़की अपने मोतियों जैसे दांतों की नुमाइश करती हुई हमारी तरफ मुतवज्जा हुई। लड़की की जुबान से यस सर के अल्फाज सुनकर मुझे खुशी हुई। वो पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जरूर समझ सकती थी। होटल बार और दुकानों में आने वाले ग्राहकों से लेन देन करने के लिए अंग्रेजी से वाकफियत थाई बाशिंदों की मजबूरी थी, जिसका मुशाहिदा शहरों और सियाहती मराकज में किया जा सकता था। हम मकामियों से ये तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो कोई दूसरी जुबान जानते हो। हम दोनों ने काउंटर के सामने पड़े हुए स्टूल संभाले और मैंने लड़की को आर्डर दे दिया। उसने बरक रफ्तारी से अपने बदन को कई हलकोरे देते हुए चंद लम्हों में दोनों मतलूब मशरूबात के गिलास हमारे सामने सजा दिए। मैंने उसे 100 बात का नोट दिया। वह नोट लेकर मर्द की तरफ गई और उसे बकिया रकम लेकर मुझे लौटा दी। मैं कनखियों से देख रहा था कि बार के अक्का में बैठा हुआ दराज का शख्स पूरी तवज्जो से टीवी पर खूनी मुकाबला देख रहा था। इसने टीवी की आवाज बंद की हुई थी। हमें सर्व करने के बाद वो लड़की दोबारा अपने कामों में मसरूफ हो गई। उसके हमराही दूसरी समत में अपने काम में लगी हुई थी। इस वक्त तक बार में काम करने वालों में कोई मर्द नजर नहीं आया था। नीली वर्दियों में मलबूस तीनों लड़कियां फिरकी बनी हुई थी। मिस, मैंने कदरे बुलंद आवाज में लड़की को पुकारा ताकि मेरी आवाज रेसलिंग के शौकीन के कानों तक पहुंच सके। लड़की अपनी जगह खड़े खड़े मेरी तरफ घूमी तो मैंने अपनी बात शुरू कर दी। मैं खास तौर पर डॉन बर्नार्ड की जियारत के लिए आया हूँ। मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि लड़की मेरी पूरी बात समझ गई थी या नहीं। इतना जरूर हुआ कि मेरी जुबान से डॉन का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर घबराहट के आसार उठ कर आए। लड़की ने बराह रास्त मेरी बात का जवाब देने की बजाय बेबसी से टेलीविजन वाले की तरफ देखा। वो मेरी बात सुनकर पहले ही मेरी तरफ मुतवज्जा हो चुका था और कीनातोज नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मेरी और डॉन की नजरें चार हुई। मैंने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन डॉन के चेहरे की करख्तगी में कोई फर्क नहीं आया। हमें सर्व करने वाली लड़की सूरत हाल से इस तरह सहमा हो गई और तेजी के साथ काउंटर की गोलाई के दूसरे हिस्से की तरफ चली गई। जहां नीली वर्दी वाली तीसरी लड़की किसी ग्राहक के न होने के बावजूद मसरूफ नजर आ रही थी। डॉन ने मेरे चेहरे से एक लम्हे के लिए भी नजरें हटाए बगैर टेलीविजन के पैनल के किसी बटन पर जोर से हाथ मारा। स्क्रीन यकायक तारीख हो गई। डॉन ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। इसी वक्त किसी मेज से उठकर एक लड़का बार के काउंटर पर आ गया। उसके दोनों हाथों में बियर के खाली मग दबे हुए थे। मुझे इस लड़के पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। डॉन के अजीबो गरीब और जारहाना तेवरों ने मुझे परेशान कर दिया था। रही सही कसर असद ने पूरी कर दी। उसने बुखलाए हुए अंदाज में मेरे पहलू में मुसलसल 2 बार यूं कोहनी मारी जैसे मुझे वहां से निकल भागने पर उकसाना चाह रहा हूं। मैं फौरी तौर पर बार स्टूल से उतरकर फर्श पर खड़ा हो गया ताकि डॉन की किसी जारहाना पेश दस्ती से अपना बचाव कर सकूं। डॉन ने काउंटर के हकम में अपनी कुर्सी छोड़ने के बाद किसी इस्तियाल अमेज उजरत का मुजाहिरा नहीं किया। वो मुझे घूरता हुआ 90 तुले कदमों से काउंटर के पीछे एन मेरे सामने आकर रुक गया। उसने अपनी दोनों कोहनियां बार के काउंटर की 24 सतह पर टिकाई और धीमी मगर घुर्राई हुई आवाज में अंग्रेजी में बोला, मालूम होता है कि तुम यहाँ से 4 आदमियों के कंधे पर सवार होकर लौटने के इरादे से आए हो। मैंने आज एक मुद्दत के बाद किसी अजनबी की जुबान से अपना पूरा नाम सुना है। लम्हा भर में बात मेरी समझ में आ गई। मैंने उससे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए अदब एहतराम का भरपूर मुजाहिरा किया था, लेकिन नादानिस्तगी में मुझसे ये गलती हो चुकी थी कि मैंने उसका पूरा नाम ले लिया था। इस जैसे ऊंचे पाए के बदमाश आमतौर पर अपनी उर्फियत से पुकारा जाना पसंद करते हैं। उसके हम जलेसों ने उससे बैंकॉक के डॉन के रुतबे पर फायज किया था। वो फाल था या अपनी सारी सरगर्मियों से किनारा कश हो चुका था। ये एक अलग कहानी थी। वो बज़ौम में खुद डॉन था और मरते दम तक डॉन ही रहना चाहता था। मैं उसके एतराज का खासा मुस्कित जवाब दे सकता था, लेकिन इस तरह बात बढ़ जाती।
मैं इससे लड़ने के लिए नहीं, मिल बैठने के लिए आया था। मैंने रवायती अंदाज में लम्हा भर के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियां बाहम जोड़कर कहा, डान, यह वाकई खता है जो नादानिस्तगी में सरसत होगी। इस पर मैं तुमसे मुआफी चाहता हूँ। उसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। वो काबी नजरों से मुसलसल मेरी तरफ देखता रहा, जैसे मेरी आंखों में सच पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसे मेरी बात पर एतबार आ गया। उसने मेरी आवाज बुलंद किए बगैर उसी लहजे में कहा, तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या काम है? अकम में सेलर बाहर के दाखिली दरवाजे की घंटियां गुनगुनाई। उसी के साथ मेरे कानों में कई कदमों की आहटें और मिली जुली शोख आवाजें आई जो मकामी थी। मैंने मुड़ने की हमाकत के बगैर अंदाजा लगाया कि कोई नया ग्रुप बार में वारिद हो चुका था। छोटा राजन। मैंने डान ही के अंदाज में कोनियों के बल काउंटर पर झुककर सरगोशी की। मैं उसका खून पीने का इरादा लेकर यहाँ आया हूँ। इस मर्तबा वो फिर चंद सानियों तक मुतरद्दिद रहा। फिर उसने अपना भारी हाथ फिजा में लहरा कर आहिस्ता से कहा, इधर चले आओ। मुझे हदायत देकर वो दोबारा अपने टेलीविजन वाले गोशे की तरफ चल दिया। डान के इशारे पर मैं अपना गिलास उसी तरह छोड़कर उसकी बताई हुई समत में चल दिया। इस दौरान में असद ने घबरा कर अपना लार्ज बैग तेजी से हल्क से उतार लिया था और मेरे साथ हो लिया था। डान से वो मुख्तसर सा मुज़ाकरा खत्म होने के बाद मैंने देखा कि बाहर के मजीद कई मेजें आबाद हो चुकी थी और चंद नए चेहरे मशरूबात खरीदने के लिए काउंटर पर आ गए थे। नीली वर्दी वाली दोनों लड़कियां नए ग्राहकों की तरफ मुतवज्जा थीं, लेकिन इनकी खौफजदा नजरें एक आध बार हमारी तरफ भी उठी थी। इनकी दानिश में हम दोनों डान के अताब में आ चुके थे। हम काउंटर के इख्तितामी सिरे पर मौजूद बन टेलीविजन के पीछे पहुंचे तो डान पहले ही काउंटर से बाहर आकर हमारा इंतजार कर रहा था। काउंटर के पीछे वाले हिस्से के मुकाबले में पूरे बार में रोशनी खासी कम थी। शराबखानों के अंदरूनी माहौल को ख्वाबनाक बल्कि होशरुबा बनाने के लिए रोशनी की वो तकसीम गैर मामूली नहीं थी। हर बार में कमोबेश ऐसा ही हुआ करता है, लेकिन हमारी मौजूदगी के मकाम से आगे जाने वाला रास्ता खतरनाक हद तक नीम, तारीक और अंधेरे में डूबा हुआ था। इस रास्ते के एक सिरे पर चौकोर सुर्ख साइन रोशन था। धुंधलाई हुई मकामी तहरीर मेरे लिए नाकाबिले फहम थी, मगर तहरीर के नीचे बने हुए खाके से जाहिर हो रहा था कि वो बाहर का वाशरूम था। मर्दोजन किसी इम्तियाज के बगैर इससे मुसावियाना इस्तेफादा कर सकते थे। इस इकलौते वाशरूम के सामने मुझे ऊपर जाने वाले जीने नजर आ रहे थे। हमारे पहुंचते ही डान इस तंग और नीम तारीख राहदारी में घुस गया। बेख्तियार मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। असद ने मुझे बताया था कि डान की रहाइश इसी शराबखाने की ऊपरी मंजिल पर है और वो अपने घर में किसी से नहीं मिलता, लेकिन इस वक्त नजर आने वाले आसार कुछ और बता रहे थे। डान बहुत बेपरवाही के साथ हमें अपने घर की तरफ ले जा रहा था। डान असूल परस्त आदमी था। अपने शराबखाने में मेरे साथ मार धाड़ करके वो अपने बार की साख और कारोबार को तबाह करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे शुबा हो रहा था कि हमें ऊपर ले जाकर वो हमारे साथ दुरुस्त और तौहीन अमेज रवैया इख्तियार करेगा। उसने इब्तिदा ही से मुझ पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत रखी थी कि मुझे उससे कुछ पूछने का मौका नहीं मिल सका था। डान सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा था। मैं खामोशी से अपना सर झुकाकर उसकी तकलीद करने पर मजबूर था। डान इतना मुतमईन था कि चलते हुए भी सगार पी रहा था। तंग और नीम तारीख राहदारी जले हुए उम्दा तंबाकू की बू से भरती जा रही थी। डान, मैंने कुछ जानने की नीयत से सरगोशियाना आवाज में उसे पुकारा, लेकिन उसने मुझे कोई आगे बोलने का मौका नहीं दिया। खामोश रहो, तुमसे ऊपर बात होगी। उसकी तहक्कुम अमेज आवाज फैसला कुन थी। फिर मुझे इस राहदारी के इख्तिताम पर दीवार का हम रंग दरवाजा नजर आया जो बंद था। सूरत कुछ यूं थी कि हमारे दाहिने हाथ पर वाशरूम था, बाएं तरफ ऊपर जाने वाले जीने थे और सामने वो बंद दरवाजा था जिसे इस्तेमाल करके खामोशी से बाहर निकला जा सकता था। लकड़ी दुनिया के इस खित्ते की आला पैदावार है और हर जगह मजबूत और उम्दा लकड़ी का इस्तेमाल कसरत से नजर आता है। डान ने जीनों पर कदम रखा और हल्की सी चिरचिराहट से मुझे अंदाजा हो गया कि वो 24 जीने थे। नकास के चोर दरवाजे पर हाथ मारकर मैंने इत्मीनान कर लिया कि वो भी 24 दरवाजा था। कोई बुरा वक्त आने की सूरत में इस पर बीम गन इस्तेमाल करके जरा सी देर में राह खोली जा सकती थी। जीनों के इख्तिताम पर एक रोशन बल्ब की वजह से घुटन का एहसास यकायक खत्म हो गया। डान ने बंद दरवाजे को अंदर धकेला और आगे बढ़ गया। मैंने भी अंदर घुसने में तकल्लुफ नहीं किया। असद खामोशी से मेरे पीछे चला रहा था। निचली मंजिल का खासा रकबा काउंटर और उसके पीछे बने हुए बार ने घेरा हुआ था। वहां जगह की तंगी का शिद्दत से एहसास हुआ था, लेकिन शराबखाने की ऊपरी मंजिल बहुत कुशादा नजर आ रही थी। वजह यह थी कि वहां कमरे और दीवारें नहीं थी, जो कुछ एक हाल की सूरत में हमारे सामने था। हाल साफ सुथरा था। वहां किंग साइज की सिर्फ एक मसहरी थी। हाल के गोशे में खतरनाक चेहरों और मजबूत जिस्मों वाले 4 मकामी बाशिंदे एक मेज के गिर्द बैठे ताश खेल रहे थे। इन चारों के सामने मौजूद रकमों से जाहिर हो रहा था कि वो जुआ खेल रहे थे। मेज के वस्त में भी रकम पड़ी हुई नजर आ रही थी। हैरतनाक बात यह थी कि इन चारों से कोई चवारी शराब से शुगल नहीं कर रहा था।
इन चारों ने डॉन की तरफ देखा, अपने सरों को थोड़ा सा ताजीमी खम दिया और दोबारा अपने खेल में मसरूफ हो गए। इन्होंने मुझे यहाँ असद को कोई अहमियत नहीं दी थी। डॉन अपनी मसहरी की तरफ बढ़ता चला गया। मसहरी के गिर्द आरामदेह कुर्सियां और सोफे तरतीब से लगे हुए थे। डॉन मसहरी पर बैठ गया। इसके इशारे पर हम दोनों भी सोफे पर एक दूसरे के करीब होकर बैठ गए। डॉन ने मसहरी पर बैठने के बाद सिगार का एक गहरा कश लिया, फिर अपने धाने से कसीर धुएं के मरगोले खारिज करता हुआ बोला, राजन इस जमीन की सबसे बड़ी गंदी और खबीस मखलूक है। कोई उसे जेर कर दे तो मैं इसे इस दौर का सबसे बड़ा डॉन मान दूंगा। ये काम तुम खुद कर सकते हो, मैंने खुशामदाना अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। बैंकॉक के सारे सुरमा दिलो जान से तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम एक इशारा कर दो तो वो सब मिलकर इसे चूंटी की तरह पीस डालेंगे। डॉन ने मुतासफाना अंदाज में जोर जोर से अपने सर को नफी में जुम्बिश दी। ये सब बोधे और बुजदिल हैं। मुझे उम्मीद थी कि मेरे किनारा कश होने के बाद ये इस भारतीय कुत्ते की टांगें चीर डालेंगे, मगर इनसे कुछ भी नहीं हुआ। एक एक करके सब उसकी गुलामी में चले गए और आज वो पूरे बैंकॉक पर राज कर रहा है। तुम खुद उसका सर क्यों नहीं कुचल देते? मैंने पूछा। मैं अपना थूका हुआ नहीं चाटता। जो मैदान छोड़ दिया दोबारा इसमें नहीं उतरूंगा। डॉन ने नखुश से जवाब देकर सिगार होंठों से लगा लिया। तुम इन चारों को देख रहे हो? उसने लम्हा भर के बाद ताज खेलने वालों की तरफ इशारा करके कहा। 2 साल पहले शहर में इनका भी तूती बोलता था, मगर छोटा राजन ने इन्हें भी मैदान से भगा दिया। इनका एहसान है कि इन्होंने इसकी गुलामी नहीं की, मेरे पास चले आए। अब इनको पालना भी मेरी जिम्मेदारी है। डॉन ने जिस बेफिक्री से इन चारों के बारे में अपनी राय का इजहार किया था और वो जिस बेनियाजी से अपने खेल में मुनहमिक रहे थे, इससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो अंग्रेजी जुबान से बिल्कुल नाबलद थे। मेरे लिए बात अहम थी कि अपने इन आदमियों की तरफ से डॉन बर्नार्ड के दिल में कीना मौजूद था। इन्हें मुफ्त की रोटियां ना तोड़ने दो, मैंने लम्हा भर सोचने के बाद कहा। तुम्हारे पास आदमी है, मेरे पास राजन से नफरत के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें मेरे हवाले कर दो, मैं राजन को चंद ही दिनों में पवंदे जमीन कर दूंगा। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। डॉन ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा कर हल्के से इस्तजाइया अंदाज में कहा। छोटा राजन बच्चों का खेल नहीं है, इसे टकराने के लिए जोरे बाजू चाहिए। 12 बरस के एक धान पान से लड़के में हौसला हो तो वो मेरे सीने में 4 गोलियां उतार सकता है। मैंने उसे कायल करने के लिए कहना चाहा, लेकिन उसे सख्ती से मेरी बात काट दी। मुझसे बहस मत करो, मेरी कही हुई हर बात के पीछे तजर्बा होता है और वो पत्थर पर लकीर की तरह अटल होता है। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। तुम्हारे मुंह से अभी दूध की बू आ रही है, मेरे तजर्बे को चैलेंज मत करो। डॉन, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तुम्हारे दर पर आया था, मैंने इल्तिजा की। मैंने भी तुम्हें मायूस नहीं किया। मैं अजनबियों को अपने घर में नहीं बुलाता, तो क्या मैं खुद को तुम्हारा दोस्त समझ लूं? मैंने खुश होकर सवाल किया। अभी दोस्त हो ना अजनबी, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। पिछले 2 बरसों में तुम पहले जवान हो जो अपनी आंखों में राजन की बर्बादी के ख्वाब लिए मेरे पास आए हो। तुमने चमकती हुई आंखों के साथ छोटा राजन का खून पी लेने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज तक किसी ने मेरे सामने ऐसा हौसला नहीं दिखाया। उसके जुबान से हौसले का जिक्र सुनते ही मैंने सोचा कि इसे जोरे बाजू के मुकाबले में हौसले की अहमियत से आगाह करने की कोशिश करूं, मगर मैंने चुप साध ली। दोबारा उसकी अना को ठेस पहुंचाने की सूरत में मैं भारी खिसारे से 2 चार हो सकता था।